तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि अरनमनाई कादु कोलीमलाई तमिलनाडु के जंगल में थे, जहां पर ये दोनों ही कैंप फायर लगाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लड़के का नाम राम होता है जो कि वहां पर लकड़ियां लेने के लिए थोड़ी दूरी पर चला जाता है, जहां उसे बीच रास्ते में एक त्रिशूल दिखता है जो कि काफी अजीब बात थी, जिसे वो साइड में रखकर एक छोटे से कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काटने लगता है ताकि वो उसकी मदद से आग जला पाएगा। जिसके बाद वो उस तने को काफी मुश्किलों से तोड़ता है और अंदर एक कील निकली हुई उसे दिखाई देती है और उसी वक्त उसे अचानक से एक जोर का झटका लगता है जिससे कि वो पीछे जा गिरता है। कि तभी वो नोटिस करता है कि पेड़ के अंदर से कुछ बाहर आ रहा था और जैसे ही वो चीज बाहर आती है तो उसके सामने एक काली गुड़िया थी जो कि काफी भयानक थी दिखने में, जिसको वो जैसे ही हाथ में लेता है कि तभी वहां पर एक अननोन एंटिटी उसके सामने आ जाती है। अब डर के मारे वो चिल्लाने वाला था लेकिन उसकी आवाज ही रुक गई थी, या फिर ये कहें कि इस एंटिटी की शक्ति ने उस आवाज को ही दबा दिया और अगले ही पल वो उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो राम की गर्लफ्रेंड थी वो वहां पर क्यों नहीं आई थी, तो उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे। लेकिन जब वो नोटिस करती है कि राम काफी देर से गायब है तो वो भी वहां पर जाती है और जैसे ही वो उस गुड़िया को अपने हाथ में लेती है तो वो एंटिटी उसको भी खत्म कर देती है। हम उसके चिल्लाने की आवाज को सुन पाते हैं, जिससे कि एक बात तो साफ हो जाती है कि वो जो कुछ भी है उस गुड़िया के ऊपर किसी तरह का काला जादू होगा और या फिर कोई आत्मा उससे जुड़ी हुई होगी जो कि आजाद हो गई थी। खैर अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हम एक दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जिसके अंदर 5 लोग थे, जिनके नाम चरण, मीना, जेरी, सेतु और चारू थे। जहां पर चरण और मीना कपल होते हैं और ये सभी मिलकर उसी शुरुआत वाले जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बना रहे थे। हालांकि इस जंगल के अंदर ट्रैकिंग करना अलाउड नहीं था, यानी कि शुरुआत वाले कपल भी यहाँ पर इलीगल तरह से ही आए होंगे। और पहले ये गवर्नमेंट कॉफी प्लांटेशन हुआ करता था लेकिन किसी रीजन से इसको बैन कर दिया गया। इसलिए चरण ने अशोक नाम के एक आदमी से कांटेक्ट किया था, जिसने कि अपने कनेक्शंस की मदद से अपने अंडर काम कर रहे मारी नाम के एक आदमी को चरण और उसके ग्रुप को जंगल में ट्रैकिंग करवाने का काम दिया था। और मारी वहाँ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उस जंगल का गार्ड था, साथ ही साथ वो पार्ट टाइम गाइड भी था, तो वो उनका गाइड भी बन जाता है। अब अगली सुबह सभी दोस्त मिलकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं और मारी भी इनके साथ गाड़ी में ही था। कि तभी बीच रास्ते में जब इनकी कार मारी के घर के यहाँ से गुजर रही थी, तभी मारी की बेटी कार को बीच में रोककर अपने फादर के गले में एक ताबीज पहना देती है और उनसे कहती है कि पापा इस ताबीज को कभी मत निकालिएगा। और वो हमेशा ही इस ताबीज को पहन कर जाया करता था लेकिन आज वो भूल गया, लेकिन थैंकफुली उसकी बेटी ने उसको ये ताबीज दे दिया था जो कि काफी खास है। अब आगे ये जंगल के पास तो पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ से गाड़ी और आगे नहीं जा सकती थी, जिसका रीजन ये होता है क्योंकि वहाँ पर एक चेक पोस्ट होता है, जिसके चलते इनको अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़नी पड़ती है। और उस वक्त हम मारी के एक फ्रेंड को देख पाते हैं जो कि उसी के गाँव का था, तो वो उस गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। अब आगे कुछ ही दूरी पर चलने के बाद जब जंगल शुरू होने वाला होता है तभी मारी सभी से ये कहता है कि अगर आपको जिस किसी को भी कॉल करके कुछ बताना है तो अभी बता दीजिए क्योंकि यहाँ से आगे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। जिस पर मीना उसको ये पूछती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तब क्या होगा, क्या तुम्हारे पास कोई वॉकी टॉकी वगैरह नहीं है। जिसके जवाब में मारी कहता है कि हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है और अगर आप लोग मेरी बात मानते रहेंगे तब आप किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अब आगे कुछ देर चलने के बाद इनको एक जगह पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मीना और चारू उसमें जाकर एंजॉय करने लगते हैं, जिस दौरान वो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे, जिस पर मारी उन्हें वहां से जल्दी निकलने के लिए कहता है। अब इस चीज का वो ये कारण देता है कि यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं और वैसे भी इतना शोर मचाना ठीक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहां से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन मीना मारी के ऊपर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। खैर कुछ ही देर के बाद में ये अचानक से एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पर ढेरों घंटियां बंधी हुई थी, जिसको सेतु हाथ लगा देता है और अगले ही पल वो घंटियां पुरानी होने की वजह से गिर जाती हैं क्योंकि जिस रस्सी पर उस घंटी को बांधा गया था वो रस्सी बिल्कुल गल चुकी थी। अब मारी ये सब देखता है और ये कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक जगह है और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है। अब ये बात सुनकर तो मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो मारी से कहती है कि क्या तुमने हमें बच्चा समझा हुआ है और तुम हम सभी को हर जगह जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो। जिस पर बाकी सब भी मीना की बातों से एग्री करते हैं लेकिन मारी के बार बार कहने पर सभी उसकी बातों को मानकर दूसरी तरफ से जाने लगते हैं। जिस बीच चारू को एक जगह से अजीब सी आवाज आ रही होती है और उसी के पीछे वो सबसे अलग दूसरे रास्ते पर जाने लगती है, जो रास्ता एक खाई के पास जाकर खत्म हो जाता है। और इस तरह से वो उस खाई के पास आ गई थी जहाँ पर अगले ही पल उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर कुछ होता, मारी पीछे से आकर चारू को पकड़ लेता है और चारू इस सोच में पड़ जाती है कि जब वहाँ पर कोई भी नहीं था तो किसने उसे पीछे से धक्का दिया होगा। हालांकि वो जल्दी ही इस बात को भूल जाती है जब उसके दोस्त उसके साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं। इसी बीच चरण और मीना दोनों एक साथ बैठे हुए थे और जेरी अचानक से आकर उनकी फोटो लेने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों ही वहाँ से उठकर भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं।
जेरी को पहले ये बात समझ में नहीं आती कि सभी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन बाद में वो मीना को एक पेड़ के यहाँ पर देख लेता है और वो उसको कहता है कि तुम पेड़ से बाहर आओ, वहाँ से तुम्हारी अच्छी फोटो आएगी। जेरी के इतना कहते ही पेड़ की यहाँ से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसको अचानक से ऐसे देखकर उसे झटका लगता है और तभी कोई हाथ नीचे से जेरी का पैर खींचता है, जिससे कि वो अपनी जगह पर गिर जाता है और इससे वो बहुत ज्यादा डर गया था। तभी हम देख पाते हैं कि उसके पैरों पर किसी के उंगलियों के निशान भी आ गए थे, यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बिल्कुल सच था। जेरी की इस हालत को देखकर सभी दोस्त सामने आकर उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कोई है, और इस बात को लेकर वो इतना सीरियस हो गया था कि वो अपने ट्रैक को कैंसिल करके वहाँ से चले जाने की बातें करने लगता है। जब ये बात सेतु सुनता है तो वो उस पर गुस्सा होकर ये कहता है कि तुम तो हो ही डरपोक, चले जाओ यहाँ से। और उस वक्त चारू भी सेतु का ही साथ दे रही थी, जिस वजह से जेरी गुस्से में दोनों से ये कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम दोनों बस जंगल के अंदर जाकर दिखाओ और जिस जगह पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा है वहाँ से वापस आकर दिखाओ। अब ये सब बातें मारी भी सुन रहा था, लेकिन उस वक्त उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता, जिसके बाद सेतु और चारू जेरी के चैलेंज को सीरियसली ले लेते हैं और एक बड़े से रेड रिबन को अपने साथ लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर वो उस वक्त जिस जगह के पास से गुजर रहे थे वो वहाँ पर उस रिबन को बांध रहे थे ताकि वो रास्ता ना भटक जाएं। जिसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वो चले जाते हैं और वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनको एक पुराना घर नजर आता है, जिस दौरान हम एज एन ऑडियंस ये गौर कर पाते हैं कि इनके ऊपर कोई नजर रख रहा था। फिर ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें वही श्रापित गुड़िया मिलती है जो कि शुरुआत में दिखाई दी थी, जिसे चारू अपने हाथ में ले लेती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है कि तभी उसे अपने पीछे वही चुड़ैल नजर आती है जिसे हमने पहले भी देख रखा है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और फिर वो उसे बाहर भी नजर आती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो गई थी कि एक ही बार में वो दो जगह पर कैसे दिख गई। वो सेतु को बताने लगती है कि वहाँ पर चुड़ैल है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। दूसरी तरफ चरण और मारी को इन दोनों की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बीच रास्ते में चारू घायल हालत में बेहोश मिलती है। पर जैसे ही दोनों उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने लगते हैं तो चारू जोरों से हंसने लगती है और सेतु भी सामने आकर हंसने लगता है, जिससे कि दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों प्रैंक कर रहे थे और इससे उन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है। मारी फिर गुस्से में वापस बेस कैंप पर आने लगता है, जिसके पीछे चरण भी आ रहा था और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि सेतु और चारू तो दोनों पहले से ही बेस कैंप पर थे और चारू डर से कांप रही थी, जिसको देखकर सडनली उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि फिर वो दोनों कौन थे जिन्होंने इनके साथ प्रैंक किया था। जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने पर चरण को चारू और सेतु, जो कि उसी चुड़ैल के छलावे थे, वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाते हैं, यानी कि ये चुड़ैल उनके साथ खेल रही थी। अब ये चीजें मारी भी गौर करता है और वो सभी को बताता है कि वो वापस लौट चुकी है, यानी कि पेची, यानी कि वो चुड़ैल, उसका नाम पेची था। जिसके बाद वो पेची की कहानी बताने लगता है, जो कि उनके ही गांव की एक औरत हुआ करती थी, जिसने कि केरला से काला जादू सीखा था और वो जंगल में अपने फॉलोअर्स के साथ काला जादू किया करती। जिससे कि हुआ ये कि अचानक से ही धीरे धीरे गांव के कई लोगों की मौतें होने लगी और कई लोग गायब भी हो गए थे। लोगों को जल्दी ही पता चल गया था कि इसके पीछे पेची ही है और वो उसे रोकने के लिए पहुंच गए, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कुछ ही पलों में अपनी शक्तियों की हेल्प से कई सारे लोगों को खत्म कर दिया। जब ये बात गाँव वालों ने एक साधु को बताई तो उन्होंने बताया कि वो शैतान की पूजा करती है और खास करके वो एक रिचुअल कर रही है जिसके अंदर इंसानों की बलि दी जाती है और इससे अमर होने का वरदान मिलता है और पेची को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको कैद जरूर किया जा सकता है। जिसके बाद साधु के कई बातों को मानकर गांव वालों ने दूसरी बार पेची पर हमला किया, जिसके अंदर उसका शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा को उसी भयानक गुड़िया के अंदर कैद करके एक पेड़ पर लटका दिया गया, जिसे स्टार्टिंग में उस लड़के ने पेड़ से गिरा दिया था और पेची आजाद हो गई थी और उन्होंने पेची के शरीर को वहीं नजदीक में दफना दिया था, जिस वजह से पेची जंगल के बाहर किसी को कुछ नहीं कर सकती। उसका एक इलाका बंद गया था और इसलिए वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया वाला बोर्ड भी लगा दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई भी उसके अंदर ना जा पाए। वो जो घंटियां थी शायद से वो पेची को रोकने के लिए थी, उसकी शक्तियों को रोकने के लिए, लेकिन वो तो टूटकर बिखर गया था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो कॉफी प्लांटेशन थी उसको भी इसलिए ही बंद कर दिया गया था। और अब आपको समझ में आया होगा कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ था, उनको पेची नहीं मार दिया था। लेकिन अब ये काफी अंदर आ गए थे और चारू और सेतु तो पेची के घर के अंदर भी चले गए थे। अब ये कहानी सुनकर सभी डर जाते हैं और उसी वक्त जंगल से निकलने का फैसला कर लेते हैं। जिसके बाद सभी अपने सामानों को पैक कर रहे थे कि तभी जेरी को पता चलता है कि उसका कैमरा गुम चुका है, इसलिए वो वहाँ से जंगल की तरफ कैमरा ढूंढने निकल जाता है क्योंकि उसके लिए वो काफी कीमती था। जिस पर मारी उसे 1000 बार रोकता है लेकिन वो नहीं सुनता। जिसके बाद मारी भी उसके पीछे जाने लगता है और कुछ ही दूरी पर जाकर जेरी को उसका कैमरा मिल जाता है, जिसको लेकर वो वापस लौटने लगता है। पर तभी वो अपने पीछे दो मारी को देखता है, एक वो जो कि उसके करीब था और एक उससे दूर था, जिसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसके पास वाला मारी छलावा होगा।
और इसलिए ही वो उसे धक्का देकर वहाँ से दूर भागने लगता है, जबकि वही असली मारी था जिसे उसने धक्का दिया और जो दूरी पर था वो पेची का छलावा था। अब आगे वो डर से भागते हुए उसी घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अगले ही पल पेची आकर उसे मार डालती है। अब मारी जो कि जेरी के साथ गया था वो अकेला ही लौटता है, जिसे सेतु और मीना को लगने लगता है कि मारी ने ही जेरी को मार दिया होगा और ये सब भी मारी भी कर रहा है, यानी कि वो पेची वाली बात पर इतना यकीन नहीं कर रहे थे, जिससे कि सेतु मारी पर गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ चारू भी कहीं चली जाती है, जिसको ढूंढते हुए चरण और मीना उसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें चारू एक जगह पर अजीब तरह से खड़ी मिलती है और एक ही झटके में पेची उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जो कि इतनी तेजी से हुआ था कि वो सब ठीक से देख भी नहीं पाते। अब जैसे ही चारू की मौत के बारे में सेतु और मारी को पता चलता है तो दोनों जंगल से भागने लगते हैं और उनके पीछे मीना और चरण भी भाग रहे थे, जिस बीच मारी काफी दूर भाग जाता है और उसकी जगह एक छलावा मारी बनकर इन तीनों को पेची के घर के पास ले जाने लगता है, जिस चीज को सेतु समझ जाता है और वो चरण और मीना को जाने से रोकता है। तभी दूसरी तरफ हमें रियल मारी को दिखाया जाता है, जिस पर पेची हमला करने आती है, लेकिन वो किसी कारण से बीच में ही रुक जाती है और वहां से गायब हो जाती है, जिससे कि मारी बच जाता है। लेकिन ये हुआ कैसे था? तो मारी ने जो ताबीज पहना था जो उसकी बेटी ने उसको दिया था, उस वजह से पेची उसे मार नहीं पाई। अब आगे हम नोटिस करते हैं कि मीना गायब हो गई है, जिसको चरण और सेतु ढूंढने लगते हैं। तब वो उन्हें पेची के घर में नजर आती है, जिसको देखकर सेतु वहां से भाग जाता है और चरण मीना को लेने जाता है। तभी हम सेतु को देखते हैं, जिसे भागते हुए जेरी घायल हालत में नजर आता है, जिसकी वो मदद करने जाता है, लेकिन सून ही रियलाइजेस कि वो जेरी नहीं बल्कि वही चुड़ैल पेची है और अगले ही पल वो भी पेची का शिकार बन जाता है। वहीं चरण और मीना पेची के घर से दूर जा रहे थे और तभी उनके सामने मारी आ जाता है, जो कि उनको ये कहता है कि हमें जंगल से बाहर जाना होगा और तभी हम पेची से बच सकते हैं। जिस पर मीना चरण से कहती है कि इसकी बात का विश्वास मत करना, ये भी छलावा हो सकता है। जिस पर मारी कहता है कि मैं कोई छलावा नहीं हूँ और ये ताबीज उसका सबूत है। ये वही ताबीज है जिसे साधु जी ने मेरे पूर्वजों को दिया था और इसी वजह से उनके पूर्वज पेची के शरीर को नष्ट कर पाए थे, क्योंकि पेची बहुत ताकतवर थी और उसे मारना नामुमकिन था, इसलिए इस ताबीज पर उसकी शक्तियों का इतना असर नहीं होता। लेकिन ये सुनने के बाद भी मीना उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, पर चरण के कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मारी के हाथ को पकड़ लेते हैं, ताकि वो ताबीज उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएगा और वो जंगल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर भागने लगते हैं। और जैसे ही वो उस एरिया के बाहर आने वाले होते हैं कि मीना का हाथ छूट जाता है और पेची एक ही पल में उसे वहां से लेकर चली जाती है, जिससे कि चरण बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था और वो मीना को ढूंढने के लिए वापस जाने लगता है। मारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और फिर से रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला जाता है। अब उसे जल्दी ही समझ में आ जाता है कि उसका फैसला कितना गलत था, क्योंकि अंदर उसे मीना नहीं मिलती और अपने दोस्तों के डरावने छलावे उसे डरा रहे थे, उसे मॉक कर रहे थे। जिसके बाद पेची उसे मारने आती है, लेकिन वो उसके करीब आते ही वहां से अचानक गायब हो जाती है और चरण बच जाता है। तभी चरण अपने हाथ में मारी का वो ताबीज देखता है, जो कि उसके हाथों में तब आ गया था जब मारी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब चरण फिर जंगल से बाहर आने लगता है, जिस दौरान बीच में उसे मारी का मृत शरीर नजर आता है, जिसे पेची नहीं मारा होगा क्योंकि उसके पास ताबीज नहीं था। लेकिन हमको एक बात अजीब लगती है कि पेची तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर नहीं आ सकती थी, तो यहाँ पर उसने उसे आकर मार कैसे दिया। खैर चरण फिर जंगल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे मारी के उसी दोस्त की कार आते हुए दिखाई देती है, जिसके बारे में मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। और जब वो उसे रुकवाता है तो उसके अंदर शॉकिंगली मीना भी होती है, लेकिन तभी वो आदमी चरण को पंच मारकर बेहोश कर देता है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। और जैसे ही फिर चरण की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को पेची के घर में बंधा पाता है, जहाँ पर उसके सामने वो आदमी और मीना खड़े हुए थे। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते और तब हमको पता चलता है कि मीना अब तक किसी भी चीज को लेकर शॉक्ड क्यों नहीं हो रही थी, या फिर वो बार बार मारी के ऊपर गुस्सा क्यों करती थी। तो असल में मीना कोई और नहीं बल्कि पेची की ही वंशज है और उसकी उत्तराधिकारी आने वाले समय में वही होने वाली है, यानी कि वो भी इसी खतरनाक तरीके का ब्लैक मैजिक करेगी। और जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की की वजह से पेची आजाद हुई थी, ये बात मीना की दादी को पता चल गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद से वो भी उसी कल्ट से जुड़ी हुई थी और उन्होंने मीना से 13 लोगों के सैक्रिफाइस की बात करी, यानी कि पेची को जो चाहिए वो पाने के लिए उन्हें शैतान को अभी भी 13 और सैक्रिफाइस करने होंगे, क्योंकि पेची के खत्म होने से पहले खाली 13 और सैक्रिफाइस बचे हुए थे। जैसा कि उस साधु जी ने बताया था कि अगर पेची ने और भी ज्यादा लोगों का सैक्रिफाइस दिया तो वो अमर हो जाएगी। अब देखो इन 13 में से 2 लोग तो पहले ही खत्म हो गए, यानी कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड, यानी कि वही स्टार्टिंग वाला कपल। अब यहाँ पर खाली 11 बचे हुए थे सैक्रिफाइस के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि पेची वाले इलाके में कोई भी खुद से तो जाएगा नहीं, गवर्नमेंट और बाकी सब ने वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा दिया था। राम और उसकी गर्लफ्रेंड तो बेवकूफ थे जो कि वहाँ पर चले गए। हो सकता है कि वो इन बातों पर यकीन नहीं करते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि बात उससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। तो अब मीना की दादी ने मीना को यह काम दिया था कि पेची के पास उसे ही लोगों को लेकर जाना होगा। तो मीना ने चरण के साथ दोस्ती बनाई, उसके साथ रिश्ते में आने का नाटक किया और उसके दोस्तों के साथ वो शामिल हो गई और फिर बड़ी चालाकी से उन्हें इस ट्रैकिंग के लिए मना लिया। वो होता है ना, आप किसी को उकसाओगे, इंटरेस्ट दिलवाओगे तो इंसान वहाँ पर चैलेंज के रूप में चला जाता है। यहाँ पर सेम चीज हुई थी। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पेची की शक्ति थी वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक थी, लेकिन मारी को उसके
बाहर मारा गया था। तो मारी को पेची ने नहीं बल्कि मीना ने खुद चाकू की हेल्प से मारा था। और यही कारण था कि मीना को मारी पसंद नहीं था, क्योंकि वो इनको खतरे वाली जगह से दूर रखना चाहता था, जबकि मीना का तो मकसद था कि वो लोग उस जगह पर जाएं। साथ ही साथ आपने ये भी गौर किया होगा कि मीना कई बार मुसीबत में फंस रही थी, लेकिन एक बार भी पेची ने उसे नहीं खत्म किया। और इसके अंदर मारी का फ्रेंड भी मीना का साथ दे रहा था, जो कि असल में उसका फ्रेंड नहीं था बल्कि उसके फ्रेंड होने का नाटक कर रहा था, यानी कि वो पेची का फॉलोअर है। और वो मीना की दादी को मीना के साथ स्टार्टिंग से उन सबको जानता था। अब सच सामने आने के बाद में मीना और वो आदमी चरण को उसी घर में बंधा छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद पेची उसके सामने आती है और चरण की चीख के साथ उसका भी खात्मा हो जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको बताया जाता है कि 13 सैक्रिफाइस इसमें 7 तो हो चुके हैं और अब 6 बाकी हैं, यानी कि इस मूवी का सीक्वल आना तो बिल्कुल पॉसिबल है और आएगा भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिट हुई है मूवी। और अब मूवी के एंडिंग सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि वहां पर एक नया ट्रैकिंग ग्रुप आता है, जो कि वहां पर पिछले ट्रैकिंग ग्रुप को ढूंढने आया था, जिसके चलते मुझे लगता है कि पेची को उसके बाकी सैक्रिफाइस भी मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है कि मीना ही उन सबको लेकर आई होगी। और बूम, इसी के साथ में पेची मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।